हाँ तो देखिए ये पार्ट टू में आप देखिए मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस का ही स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट किया गया, ठीक है। तो देखिए एंशिएंट टाइम में क्या था, फुट लेंथ से हम लोग देखते थे, ठीक है, अंगुल आता था, अंगुल के थ्रू नाप लेते थे, मुट्ठी के थ्रू नाप के कोई सामान दे देते हैं। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है कि एक इंडस रिवर है, उसके आसपास वाला जो लोग जो रहने लग गए उसको क्या बोला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ के आसपास वाले लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दे दिया गया। तो जब एक सिविलाइजेशन चला था इंडस वैली के नाम से, ठीक है, जो उसके अराउंड रह रहे थे। तो जब आप हिस्ट्री में पढ़िएगा ना तो वहाँ पे आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, तो वो इंडस वैली का है ये चीज़ें, ठीक है। अभी कब का है, कितना ईयर पीछे का है, तो वो सब डेटा भी आपको मालूम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये चीज़ देखा गया, बस इतना ये टर्मिनोलॉजी तो याद रखिए 6 क्लास के लिए इनफ है इतना, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए ये देखा गया कि जब वहाँ पे खुदाई हुई, एक्सकवेशन हुआ, तो वहाँ पे क्या मिला कि बहुत वेल इक्विपमेंट मिला, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो है वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो चीज़ मिला, और वो बड़ा प्रिसाइजली बहुत वेल था, एक बहुत वेल शेप्ड था, सही था एकदम। तो इससे पता चलता है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आया तो उस समय क्या हुआ कि लोग जो मेजरमेंट का है वहाँ तक लोग समझ चुके थे मेजरमेंट का, किस तरह से मेजरमेंट करना है, क्या नहीं करना है, कैसे नहीं करना है। पहले क्या था कि अंगुल से, फुट से, ये से कर लेते थे। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम आपको बता रहे हैं, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में अच्छा देखा गया, क्योंकि वहाँ पे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का इक्विपमेंट पाया गया, ठीक है। अब देखिए पहले क्या था, यार्ड क्या होता है, यार्ड होता है, मतलब अभी यार्ड क्या मैं बताऊँ, यार्ड जो होता है 3 फीट, ठीक है, एक यार्ड में 3 फीट होता है। लेकिन एक्चुअली वो नहीं जानना आपको, बस ये जानना सिर्फ अभी कि यार्ड जो होता है, या याद रख सकते हैं, मैथ में यूटिलाइजेशन में भी हो सकता है आपका होगा। तो यार्ड में क्या होता है कि यार्ड जो होता है एक यार्ड में 3 फीट होता है। तो यार्ड जो होता है कि आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड चीन, कोई भी चीज़ को एक यार्ड मतलब 1 यार्ड हो गया, ये चीज़ देने के लिए क्या करता था लोग कि अपने आर्म को स्ट्रेच करता था और चिन तक ऐसे नाप के दे दिया कि 1 यार्ड हो गया, ठीक है। अभी भी आप देखते होंगे इस तरह की चीज़ों को कि फ्लावर जो सेलर होता है, जो फूल बेचने वाला होता है, माला बेचने वाला होता है, वो क्या करता है, बॉडी पार्ट से यूज कर, अब वो भी क्या करता है, ऐसे नाप के दे दिया, 4 आर्म से नाप के और दे देता है। तो अभी भी जो है बहुत जगह पर आप ये देखिएगा कि कन्वीनियंट के हिसाब से बॉडी पार्ट यूज कर लेता है, यूनिट ऑफ लेंथ नापने के लिए बॉडी पार्ट को इस्तेमाल करके दे देता है, समझे। तो एंशिएंट टाइम में ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो एंशिएंट में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, ठीक है। एंशिएंट में कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक। तो एंशिएंट में आपका इंडस, वैदिक, ये सब एंशिएंट में ही आता है। लेकिन एंशिएंट के जो जैसे जैसे आप मॉडर्न मिडावल की ओर जाते हैं तो उसके तरफ गया हुआ पार्ट है इंडस, मतलब एंशिएंट में बहुत पीछे नहीं, पीछे से थोड़ा और आगे आओ, मिडावल की तरफ हम मूव करोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा गया है कि हाँ अब ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, तो उससे पहले और बहुत अंगुल से, मुट्ठी से इस तरह से दे दिया जाता था, और आर्म को ऐसा स्ट्रेच करके चिन तक नाप के ऐसे दे दिया जाता था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अभी भी आप देखिएगा, तो वो चीज़ें आपको यहाँ में दिखाया। अब देखिए 1790 में क्या हुआ, इस समय जो फ्रेंच जो था वो क्रिएटेड क्या क्रिएटेड किया, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएटेड किया। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएटेड किया, जिसको हम लोग क्या बोले, मेट्रिक सिस्टम बोले। और जितना दुनिया का साइंटिस्ट था, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंट, फॉर सेक ऑफ इजी यूज के लिए उन लोग मान लिए, ठीक है। तो ये मेट्रिक सिस्टम क्या है, मेट्रिक सिस्टम है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो क्रिएट किया गया ना फ्रेंच के थ्रू, उसको हम लोग मेट्रिक सिस्टम उस समय बोले, और सारा दुनिया इस चीज़ को अपनाया, ठीक है। तो एसआई यूनिट अब उसके बाद क्या है, नवा यूज्ड, उस समय ये था मेट्रिक सिस्टम, लेकिन अभी के हिसाब से जो चलता है वो उसको मेट्रिक नहीं एसआई यूनिट बोलते हैं। मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसको हम लोग क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट जो अभी का है उसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, एसआई यूनिट से जाना जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम, ये एसआई का फुल फॉर्म हो गया, ये इंटरनेशनल सिस्टम। तो अभी का जो सिस्टम यूनिट क्या है वो एसआई यूनिट है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे लेंथ ऑफ एसआई यूनिट, ठीक है, अगर हम एसआई यूनिट का लेंथ देखते हैं, एसआई यूनिट का जो है उसका अगर हम लेंथ देख रहे हैं तो क्या है, वो मीटर है, जिसको हम डिनोट करते हैं एम से। तो ये मीटर में क्या होता है, 1 मीटर अगर हम लिए, ये यूँ मानते हैं ये 1 मीटर, तो ये 1 मीटर जो होता है, इच मीटर जो होता है इसका 1 मीटर अगर हम लिए तो प्रत्येक मीटर जो है ये 1 मीटर जो है वो क्या है, डिवाइड किया हुआ है, इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। ये 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइडेड किया हुआ है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि सेंटीमीटर। इच डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर है। जैसे ये 1 मीटर है, इसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो एक पार्ट जो लीजिएगा उसको सेंटीमीटर बोलेंगे, ठीक है। फिर फार्दर अगर आप डिवाइड करते हैं कि इच सेंटीमीटर, जो एक पार्ट लिए हैं जिसको हम 1 सेंटीमीटर बोला, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कीजिए। इच सेंटीमीटर है
10 इक्वल डिवीजन अगर आप करते हैं तो आपको उसी को क्या बोलेंगे, उसको एक डिवीजन को क्या बोलेंगे, मिलीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हो गया कि 1 मीटर बराबर क्या हो गया 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया 10 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर को जब उठाते हैं तो उसका 10 डिवीजन इक्वल करते हैं, तब वो जाके मिलीमीटर के बराबर, तब जाके जब 1 सेंटीमीटर उठाते हैं उसको 10 डिवीजन करते हैं तो वो क्या होता है, तो उस एक डिवीजन को मिलीमीटर बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि उस सब 10 को मिला देंगे, यानी 10 मिलीमीटर जब हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर, 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे देखा है आपको, ठीक है। अब देखिए लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ अगर आपको मेजर करना है तो ऐसे 1 मीटर मान लीजिएगा आपको, आपका बहुत लंबा दूरी तक मेजर करना है दिल्ली से मुंबई, तो आप बताइएगा मीटर में तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, तो देखने में मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ना, कंफ्यूज करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें क्या होता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस जो है हम लोग क्या उपयोग किए, किलोमीटर का उपयोग किए, क्योंकि उससे क्या हो, मीटर का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट कन्वीनियंट होगा, इस्तेमाल करना कन्वीनियंट नहीं होगा, इस वजह से किया गया, ठीक है। अब देखिए द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे मोशन है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का ही है चैप्टर में, तो वही चैप्टर हम लोग देख रहे हैं कि द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक है तो करेक्ट तरीका क्या है इसके डिस्टेंसेस को मेजर करने का, इसके लेंथ को मेजर करने का करेक्ट तरीका क्या होगा। तो देखिए मीटर स्केल है, इससे भी हम लोग अभी क्या करते हैं, मीटर स्केल के थ्रू आप नाप सकते हैं, टेप के थ्रू नाप सकते हैं, टेप दर्जी उर्जी इस्तेमाल करता है। तो मीटर रॉड होता है, मीटर रॉड जैसे आप दुकान में जाइएगा, शॉप वाले जो दुकान होते हैं क्लॉथ वाले, वहाँ मीटर रॉड यूज करते हैं। मीटर स्केल आप लोग जैसे अपना चेस्ट अगर हमको नापना है, चेस्ट के साइज, तो क्या हम मीटर स्केल से नाप सकते हैं? नहीं है। तो जिसके लिए जो सुटेबल है, इसके लिए टेप है सुटेबल, दर्जी का ना कपड़ा सिलाने जाता है तो क्या वो मीटर स्केल से आपके चेस्ट मापता है क्या? नहीं मापता है ना, वो किस चीज़ से मापता है, वो टेप से मापता है। तो वो चीज़ उसके लिए वहाँ पे वो सुटेबल है। तो देखिए प्लेस जो है अलोंग इट्स लेंथ, कभी भी अगर सही तरीका, हम अब सही तरीका की बात करते हैं कि एक को विजुअलाइज दिए कि चीज़ें, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ अवेलेबल है उसको हर तरह से आप यूज कर सकते हैं, जो चीज़ जहाँ पे सुटेबल है उस तरह से यूज किया गया। तो जब ड्यूरिंग जो चीज़ें आ रही थी दुनिया में इस तरह से, तो वो कन्वीनियंट के हिसाब से चीज़ें खोजा गया और उस हिसाब से इस्तेमाल में आते गया, ठीक है। अब देखिए प्लेस जो है, अगर हम करेक्ट वे मतलब तरीका ढूंढते हैं कि हमको डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, लेंथ हमको मेजर करना है, उसका करेक्ट तरीका क्या है, ठीक है, मेजरमेंट का करेक्ट तरीका क्या है, ठीक है, मेन है। तो अब देखिए यहाँ पे कि प्लेस करना है आपको अलोंग इट्स लेंथ। कोई भी चीज़ को अगर नापना, मान लो कि ये कार्डबोर्ड है, तो आप जो स्केल रखिएगा, ठीक है, आप मीटर स्केल जो रखिएगा आपको तिरछा नहीं रखना है, अलोंग इट्स लेंथ रखना है। जैसे भी मेजर करना है, मान लीजिए कि आपकी इसके अलोंग मेजर करना है तो इसी के अलोंग रखना है, ठीक है। तो प्लेस करना है अलोंग इट्स लेंथ, जिस भी लेंथ के अलोंग आप मेजर करना चाहते हैं उसके अलोंग रखना होगा। जैसे जिसमें इसमें दिखाएं, इसमें तिरछा करके दिखा दिए हम, अलोंग इट्स लेंथ नहीं है ना, अगर हमको सीधा नापना है इसका ये नापना लेंथ, तो इसी के अलोंग रखना होगा, तो स्ट्रेट ही रखना होगा, इसके लेंथ के अलोंग रखना होगा, ठीक है। तिरछा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये एक तरीका सही, मतलब ये एक तरीका है कि मेजरमेंट आपको सही आए, इसका एक ये भी कंडीशन है कि ये भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए, मान लीजिए कि आपका ब्रोकन एज है, मान लीजिए आपको एक स्केल है और जिसका एज एक ब्रोकन है, जैसे ये कैलिब्रेटेड होता है ना, 0 से 1 2 3 ऐसे करके कैलिब्रेटेड होगा, जो हम अभी बताएं मीटर 1 मीटर में कितना होता है तो 15 सेंटीमीटर का अगर आपका स्केल है तो ये कैलिब्रेटेड होगा, 0 पे 1 2 3 4 ऐसे करके 15 तक होगा। मान लीजिए 0 वाला आपका टूटा हुआ, तब कैसे मापिएगा, तो आप फुल स्केल से उठाना होगा, आप कहीं भी फुल स्केल से उठाइए, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर से, उसके बाद आपको उससे सब्सट्रैक्ट कर देना होगा। मान लीजिए कि इसको आप नापते हैं और आपका स्केल ब्रोकन है तो आप 1 सेंटीमीटर से उठाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक उठाएं, 1 सेंटीमीटर से रख के यहाँ से यहाँ तक नापे, आपको मिला कितना 13 सेंटीमीटर, तो 13 - 1 कर दिएगा तो मतलब कितना है ये 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 0 से 1 तक आपका टूटा हुआ है, तो 0 से अगर मान लीजिए बीच में टूटा हुआ है इतना आपका है, तो भी आपको 1 से नापिएगा तो इजी होगा ना, क्योंकि 13 आपका अगर 13 आता है तो 1 घटा दिएगा तो 12 हो जाएगा। तो ये होता है ब्रोकन एज, अगर है आपका स्केल मीटर स्केल, तो आप क्या कीजिएगा फुल मार्क से उसको नाप सकते हैं इजीली, ठीक है। करेक्ट पोजीशन ऑफ आई भी होना चाहिए, सही मेजरमेंट के लिए करेक्ट आई का पोजीशन करेक्ट होना चाहिए। जैसे आप इसको नापे, ठीक है, तो आप इस यहाँ पे जब आपका इंड हुआ, ठीक है, कोई भी कार्डबोर्ड है ये आपका, तो कार्डबोर्ड आप जब इसको रखें यहाँ पे इंड हुआ, तो आप इसी के क्या होना चाहिए, आपको इसी की पोजीशन में होना चाहिए, करेक्ट पोजीशन ऑफ आई होना चाहिए, यानी इन फ्रंट ऑफ पॉइंट, जो पॉइंट पे आपका इंड हो रहा है उसी पॉइंट पे आपका आई भी होना चाहिए। आप इधर से देखिएगा तो आपको लगेगा आपका पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ठीक है, इधर से देखिएगा तो आपका पॉइंट इधर चला जाएगा, और इन सामने से ही देखिएगा जहाँ पे आपका पॉइंट खत्म हो रहा है इन फ्रंट ऑफ पॉइंट रहिएगा, तो क्या होगा कि आपको सही मेजरमेंट मिलेगा। तो ये भी एक दूसरा कंडीशन होना चाहिए जो कि फुलफिल होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन फुलफिल अगर होता है तब सही मेजरमेंट देगा। अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है तो भी गड़बड़ रिजल्ट देगा। तो हाइट ऑफ स्टूडेंट जो है, अगर मान लीजिए कि आप
आपके स्कूल में क्लासमेट का आप हाइट लेना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें अगर आप मान लीजिए कि आप उंगली से ऐसे नाप के ले लेते हैं, या फिर आप स्ट्रिंग जैसे नाप लेते हैं, उसके बाद आप मीटर स्केल से नाप लेते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्ट मीटर स्केल से, तो आप जब ऐसा करना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो कुछ ना कुछ आपको स्मॉल एरर मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए वो स्मॉल एरर नेग्लिजिबल है, रखिए, लेकिन बाद में आप देखिएगा कि वो स्मॉल एरर जो है बहुत यूजफुल है। मतलब उस स्मॉल एरर की वजह से बहुत से आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगा, जो आप चाहते हो वो हो नहीं पाएगा। तो वो स्मॉल एरर अभी के लिए वो नहीं हम लोग पढ़ते हैं, बात के लिए उस चीज़ को बहुत मतलब वो कंसीडर किया जाता है। वो ऐसा नहीं कि स्मॉल एरर छोड़ दिए, उसको भी कंसीडर में लिया जाता है। तो ये आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो एरर नहीं आएगा, एरर आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन उस एरर को अभी नहीं, बाद में वो पढ़ना है, ठीक है। तो चीज़ें में स्मॉल एरर आपको दिखेगी, ठीक है। तो आपको हाइट ऑफ स्टूडेंट के लिए हम दिखाएं कि हाइट ऑफ स्टूडेंट क्लासमेट का कोई किसी का लेते हैं, तो उसमें आपको विजुअलाइज होगा कि हाँ भाई यहाँ पे तो एरर आ रहा है, ठीक है, कोई और नापेगा, आप नापिएगा, कुछ ना कुछ एरर किसी न किसी तरह से आ जाएगा। देखिए आप कर्व्ड लाइन, तो कर्व्ड लाइन का अगर आपको लेंथ नापना है तो कैसे नापिएगा? कर्व्ड लाइन का क्या आप मीटर स्केल से नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। ऐसे कर्व्ड लाइन है तो आपको एक स्ट्रिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक स्ट्रिंग एक छोड़ लीजिए, यहाँ नापिए, फिर उसको छोड़िए, फिर यहाँ नापिए, ऐसे करते हुए पूरा नापिए, उसके बाद फिर मीटर स्केल से उसको नाप लीजिए उस स्ट्रिंग को। तो वो क्या हो गया, कर्व्ड लाइन का एक लेंथ आप उस तरह से निकाल सकते हैं। तो एक थ्रेड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, और इसके लिए एक लॉट ऑफ केयर चाहिए, आपको ध्यान देके करना होगा, कहीं उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर दिक्कत है। तो कर्व्ड लाइन का भी लेंथ आप नाप सकते हैं, ठीक है। अब मूविंग थिंग्स अराउंड अस, अगर हम अपने चारों ओर देखें तो बहुत से थिंग्स है जो मूव कर रहा है, जैसे स्विंग मशीन, मशीन सिलने वाला जो कपड़ा सिलने वाला जो मशीन होता है, और देखिएगा उसमें आपका चक्का नीचे लगा हुआ रहता है, ऊपर सुई से जो कपड़ा रख के सीता है, तो ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। क्या एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है? मान लीजिए सुबह में यहाँ रखें तो क्या सामने कहीं और चला जाएगा? नहीं, लेकिन अगर हम उसको चला रहे हैं तो कुछ उसका पार्ट है जो मूव कर रहा है, तो मूविंग पार्ट है उसमें, ठीक है। क्लॉक है, क्या मूव करता है क्लॉक? तो नहीं। अगर सीधे बोले क्लॉक मूव करता है तो फिर वैसे देखिए, क्लॉक का जो मिनट हैंड है, सेकंड हैंड, ये सब जो आवर्स हैंड है वो मूव कर रहा है। बैटरी जब उसमें लगा रहे हैं तो वो मूव कर रहा है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है। ये जैसे मॉस्किटो है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मूव कर सकता है। इसके अंदर बॉडी में ब्लड भी मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ आप अपने आसपास देखिएगा तो वो मूविंग है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स जो होता है एट रेस्ट पे होगा या मोशन पे होता है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है कब होगा रेस्ट पे, कब होगा मोशन पे। जैसे एक पक्षी लिए, एक टेबल लिए, तो पक्षी एक सुबह में कहीं और है, शाम में कहीं और होगा, कोई जरूरी नहीं कि उसी स्थान पे होगा। तो ये देख रहे हैं कि ये रेस्ट में नहीं है, मोशन में है। टेबल है तो एक जगह से एक ही जगह पे, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये मोशन में है। तो सेम प्लेसेस पे जब है वो कोई चीज़ रखे सुबह, अभी भी शाम में भी वहीं पे सेम प्लेसेस से पता चलता है कि वो चीज़ें क्या है, रेस्ट में है। अगर सुबह में यहाँ है, कहीं शाम में नहीं मिला, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है, मोशन में दिख रहा होता है। तो आंट का अगर कोई चींटी आप लेते हैं, उसका अगर मोशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए कि आप एक व्हाइट शीट लीजिए, ठीक है, व्हाइट शीट लीजिए, उस पर चीनी आप डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए। अब चीनी डालने के बाद आप देखिएगा कि आंट जो है ना अट्रैक्ट होता है शुगर की ओर। अब जैसे ही वो जा रहा है तो आप मान लीजिए कि वो ऐसे यहाँ पे रखें, यहाँ पे आंटा है, यहाँ पे चीनी रखें, ये जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो इस छोर पे आप रखें। अब ये जैसे ही व्हाइट बोर्ड पे ये चढ़ा, व्हाइट शीट पे आपका चढ़ा और ये जाना स्टार्ट किया, तो आप थोड़ा ना विद इन द सेकंड आप सब उसका वो कीजिए, क्या कीजिए, मार्किंग कीजिए, ठीक है। कीप मार्किंग कीजिए कि कैसे कैसे वो जा रहा है। उसके बाद आप मार्किंग करके देखिएगा तो इसका जो पोजीशन होगा जाने का, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना डिस्टेंसेस, तो जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, क्या ये सीधा जा रहा है, क्या ये ऐसे जिगजैग पाथ में जा रहा है, किस तरह से वो जा रहा है, वो मोशन को आप वहाँ पे कवर कीजिए, वो मोशन को आप ऑब्जर्व कीजिए और उसको मार्किंग कीजिए। तो देखिए जब आप आंट का आप मार्किंग करके देखते हैं तो उसमें क्या बात है कि सम काइंड ऑफ चेंजेस इन पोजीशन विद टाइम के साथ उसके पोजीशन में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो क्या वो पोजीशन देखिए या फिर डज उस पोजीशन को ऑब्जर्व कीजिए। और फिर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि डज क्लॉक मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ आंट या ट्रेन, क्या वो जो क्लॉक का मूवमेंट हो रहा है, जो क्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, क्लॉक का मूवमेंट मतलब क्लॉक है उसमें मिनट हैंड है, आवर हैंड है, तो उसका जो मूवमेंट हो रहा है, क्या वो मूवमेंट या फिर क्या एक ट्रेन जो जा रही है या क्या एक चीटी जो जा रही है, क्या उस सब का मूवमेंट सेम है? नहीं है। तो यही बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन, क्या है उसके मोशन क्या है, किस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। तो मोशन के बारे में बताया था कि क्या होता है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम के साथ जो
ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो चेंज हो रहा है उसी को हम लोग मोशन बोल रहे हैं। क्यों, कोई ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन में क्या हो गया, चेंज हो गया टाइम के साथ, पहले यहाँ पे था फिर कहीं यहाँ गया, फिर यहाँ, तो वो क्या है, उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। चाहे वो इस तरह से भी जा सकता है सीधा, या फिर किसी तरह से भी वो पैटर्न फॉलो कर सकता है। तो कुछ आइए हम लोग कुछ देखते हैं कि कितने तरह के मोशंस होते हैं। मोशन का क्या है, मोशन मतलब क्या है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के साथ जिस तरह से वो अपने आप को जाएगा, यहाँ है तो हम टाइम के साथ मान लीजिए इधर इधर चला गया, तो ऐसे फिर पूरा एक लाइन आप बनाइएगा तो यूं बन रहा है। अगर मान लीजिए कि यूं ऐसे जा रहा है, एक लाइन बनाइएगा तो यूं बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि कितने तरह के मोशन हो सकते हैं। टाइप ऑफ मोशन क्या है, जो रेक्टिलिनियर मोशन होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशंस। तो ऑब्जेक्ट मूव्स करता है अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। इस ऐसे रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलते हैं कि जब वो टाइम के साथ जो चेंज करेगा तो वो क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, टाइम के साथ जो उसका पोजीशन चेंज होगा ना, तो सब पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब मूव करता है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में फॉलिंग ऑफ अ स्टोन या परेड में आप देखते होंगे, मिलिट्री का परेड या किसी चीज़ का परेड जब होता है, या जब अपन असेंबली में परेड करते हैं तो यूँ सब स्ट्रेट रहता है ना। या फिर एक रोड है जो स्ट्रेट रोड है, उस पर गाड़ी जो चल रहा है तो उसका मोशन क्या है, वो सबका रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। ठीक है, या फॉलिंग ऑफ स्टोन, मान लीजिए यहाँ से हम स्टोन गिरा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एक सीधा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो फॉलिंग ऑफ स्टोन में क्या हो गया, ये सिर्फ एग्जाम्पल कुछ हो गया रेक्टिलिनियर मोशन का। अब देखिए, टाई करते हैं एक थ्रेड टू द स्टोन। मान लीजिए कि ये स्टोन है, इस स्टोन से हम एक थ्रेड को टाई करते हैं। ये स्टोन है, इससे एक थ्रेड को टाई करते हैं, उसके बाद इसे यूँ घुमाना, विर्ल करते हैं, यानी घुमाते हैं। तो क्या पाते हैं, क्या ऑब्जर्व कीजिएगा मोशन को, कैसा मोशन हो रहा है, तो वो सर्कुलर पाथ पे जाना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आप लेके एक टाई करके घुमाइएगा ना तो यूं ऐसा सर्कल जो है तो सर्कल पे जाएगा, तो सर्कुलर मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब उसी को सर्कुलर पाथ बोलते हैं। सर्कुलर पाथ हो गया तो जो सर्कुलर मोशन हो गया ऐसा मतलब, तो सर्कुलर जैसा पाथ फॉलो किया उसी के नाम से दे दिया कि वो उस टाइप का मोशन है। तो सर्कुलर मोशन हो गया। तो सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, तो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। तो इस हमेशा सर्कुलर मोशन में आप देखिएगा कि जब आप एक फिक्स पॉइंट से जो भी चीज़ ये अटैच है और जो यहाँ से मोशन हो रहा है तो उसका हमेशा क्या होगा, वो ये और ये पॉइंट से, ठीक है, ये जब यहाँ से यहाँ भी पहुँचेगा ना तो ये इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये जो भी पाथ फॉलो कर रहा है वहाँ से देखिएगा आप उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से यहाँ उसके जो आउटर सर्कमफेरेंस है तो आप सेम पाइएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन होता है। जैसे एग्जांपल में आप क्लॉक ले सकते हैं, क्लॉक में जो हैंड मिनट होता है वो जो घूमता है तो एक फिक्स पॉइंट है, उसके बाद ये ऐसे यूँ घूम रहा है तो उसका जो मोशन हो रहा है वो सर्कुलर मोशन पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, यूँ ऐसे रहता है, उसके बाद यूँ ऐसे से ज़्यादा तो सर्कुलर पाथ है फॉलो। जैसे आप थोड़ा सा एग्जांपल में और देख सकते हैं कि फैन है तो भी सर्कुलर घूम रहा है। फैन पर आपको यहाँ पे पॉइंट दे दिए, ठीक है, इस पॉइंट पे हम पॉइंट दिए तो इसका मोशन भी क्या है, जब फैन चलेगा तो इसका मोशन क्या होगा, यूँ ऐसे ही ये बार बार ऐसे आते रहेगा, तो ये भी सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वो अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, कुछ समय के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि पीरियोडिक मोशन है। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ रखें, उसके बाद इसको यहाँ हम एक स्ट्रिंग लिए, यहाँ स्टोन लगा दिए, ठीक है, स्टोन लगाए, उसके बाद क्या किए, यहाँ से हम इसको थोड़ा इसको खींच के यहाँ तक लाइए, ठीक, इधर लाइए, उसके बाद आप छोड़िए तो ये क्या जाएगा, यूँ जाएगा इधर, उसके बाद फिर यूँ इधर आएगा, फिर यूँ। तो एक फिक्स टाइम के बाद, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करता है, वो उसी पाथ पे बार बार आते रहेगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अभी देखिए ये ऐसे करके छोड़ दिएगा ना तो ये ऐसे ही होते ही भी रहेगा। अगर यहाँ पे किसी तरह से फ्रिक्शन फोर्स ना लग रहा हो, वो सब आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, जितना बताया जा रहा है उतना सोचिए। यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, एयर में फ्रिक्शन है, बहुत तरह का फ्रिक्शन की वजह से ये रुक जा रहा है, नहीं तो ये क्या होगा, यूँ चलते रहेगा। ये कोई भी चीज़ जो वो देखिए फ्रिक्शन चैप्टर ये आगे आएगा, आगे करोगे तो मिक्स हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा अभी। तो देखिए बहुत सी चीज़ जो हो रहा है बस अभी हो रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सा कारण भी है जो अभी नहीं जानना है, आगे जानना है जो भी चीज़ है। तो एक इसलिए एक पैटर्न बनाया गया है ना, 6, 7, 8, 6 में ये पढ़ना है, तो उस हिसाब से ही जानिए अभी। तो पीरियोडिक मोशन में आपको बताएंगे जब ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ करके हम छोड़े, फिर यहाँ गया, यहाँ आया, फिर तो यूँ एक फिक्स टाइम के बाद ये चीज़ें हो रही होती है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग कि ये पीरियोडिक मोशन है। ठीक, फॉर एग्जांपल में ब्रांच ऑफ ट्री, अगर ट्री का ब्रांच आप देखते हैं तो टू एंड फ्रो करता है, इधर उधर जाता है, आगे ऊपर नीचे जाता है, ठीक है, आगे पीछे जाता है, इधर उधर जाता है, आगे पीछे जाएगा या इधर उधर जाएगा, इसी टू एंड फ्रो क्या बोलते हैं, इधर उधर आगे पीछे जाना है। तो ब्रांच ऑफ ट्री आप देखिएगा तो इधर उधर जो जा रहा है तो ये फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे चीज़ें हो रही होती है, रिपीट्स हो रहा होता है उसका जो मोशन। तो उसी को ब्रांच ऑफ ट्री को भी हम क्या पीरियोडिक मोशन में डाल सकते हैं। स्ट्रिंग ऑफ गिटार को, गिटार जब बजाइएगा ना तो उसमें भी इधर उधर आगे पीछे जो जाता है ना, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे चीज़ें हो रही होती है।
ऑब्जर्व करिए बॉल का मोशन ऑन ग्राउंड। मान लीजिए कि हम ग्राउंड पे एक बॉल का मोशन, एक बॉल है हम ग्राउंड पे ऐसे थ्रो कर दिए, तो क्या उसके मोशन को ऑब्जर्व अभी आप कीजिएगा तो क्या करेगा, वो रोलिंग करते हुए आगे जा रहा होता है, ठीक है, ऐसे रोल कर रहा हुआ है। तो रोल जो कर रहा होता है तो उसमें रोटेट भी होता है, इटसेल्फ बॉल भी देखिएगा कि आप यूं रोटेट, खुद भी रोटेट हो रहा होता है और आगे भी जा रहा होता है। तो जो रोटेटिंग हो रहा होता है ना, उसी को रोटेशनल मोशन बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में आपको सारा कुछ बता दिया, मोशन क्या है, मेजरमेंट कैसे है, डिस्टेंसेस क्या है। तो जैसे चेंज इन पोजीशन हो रहा है, तो चेंज इन पोजीशन अगर कोई चीज़ का हम यहाँ है, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ, तो जो चेंज इन पोजीशन हुआ उससे हमको क्या पता चला, दिस अलाउज टू नो हाउ फास्ट इज स्लो मोशन, ठीक है। तो डिस्टेंस मेजर करके हम ये पता करते हैं कि कितना टाइम में क्या हो रहा है। मोशन क्या है कि टाइम के साथ है, पोजीशन में चेंज, ठीक है, पोजीशन में ऑब्जेक्ट का चेंज टाइम के साथ है। तो इससे हमको टाइम के साथ जो पोजीशन में चेंज हो रहा है, इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको डिस्टेंस उसका मेजर करके कि ये कितना टाइम पे कितना यहाँ तक गया, कोई कितना टाइम पे कितना यहाँ तक गया, तो उससे हमको पता चल रहा है कि कौन कितना टाइम में, कोई अगर कम टाइम में चला गया तो फास्ट है, कोई कम टाइम में गया, ज़्यादा टाइम लिया तो स्लो है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हाउ दिस अलाउ कर रहा है कि दिस अलाउ अस टू नो करने के लिए, दिस अलाउ अस टू नो ये जानने के लिए वो हमको बता, ये हम उससे जान पा रहे हैं कि हाउ फास्ट या स्लो मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जैसे उसी को स्पीड बोलते हैं, तो स्पीड का डिस्टेंस और टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है, ये सब आगे है, आगे बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा ये चैप्टर 2 भी, चैप्टर 2 पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 1 में मैंने आपको पहले बताया, तो पार्ट 2 और पार्ट 1 कंप्लीट होता है, दोनों मिलकर आपको मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।